वो एमसीक्यू से उन्होंने टाइम दिया 1 घंटे 2 घंटे। इंडियंस को वो 15 मिनट से पहले करके पहुंच गए। अगले दिन उन्होंने हमें 20 मिनट टाइम दिया, तो एमसीक्यू के लिए 20 मिनट तक कॉल। अच्छा जी, टेस्ट ऑफ सबसे तक पढ़ लिया था हम लोगों ने। हाँ, टेस्ट ऑफ सबसे तक पढ़ लिया था। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे कॉमन इमरजेंसी वो है एक्यूट अपेंडिसाइटिस। मैंने लिखा आप सर्जिकल इमरजेंसी में जाएं और आपको कोई अपेंडिक्स का पेशेंट नजर ना आए, लगे नहीं तो अपेंडिसाइटिस आप लोगों को आनी ही आनी है किसी न किसी फॉर्म के अंदर। स्टेप 1, स्टेप 2 का भी फेवरेट टॉपिक है ये, पेन इन राइट इलियक फोसा। पेन इन राइट इलियक फोसा। अच्छा, आप लोगों को रेफर्ड पेन का कॉन्सेप्ट पता है? रेफर्ड पेन क्या होती है? यस सर, रेफर्ड पेन का मतलब ये होता है कि एक ऑर्गन है जो इन फर्ज किया मेरा पिता यहाँ पे पड़ा हुआ है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर। देखो पेन यहाँ पे नहीं होती, मेरे शोल्डर के अंदर होती है। अपेंडिक्स मेरी पड़ी हुई है राइट इलियक फोसा में, लेकिन पेन मेरी एपिगैस्ट्रिक में होती है। इसको कहते हैं रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन क्यों होती है? कॉमन नर्व सप्लाई की वजह से। कॉमन नर्व सप्लाई की वजह से जब वो ऑर्गन ज्यादा इन्फ्लेम हो जाता है, फिर लोकल पेट्रोनियल इन्वायरमेंट की वजह से उस जगह पे पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस वजह से पेंडिसाइटिस की जो पेन होती है वो भी पहले शुरू होती है एपिगैस्ट्रियम से, फिर वो बाद में लोकलाइज हो जाती है मैकबर्नीज पॉइंट राइट इलियक फोसा। ठीक है, मैकबर्नीज पॉइंट्स क्या होता है? अम्बलाइकस, और यहाँ पे अगर आपको हाथ फील करो ना तो आपको एक बोन फील होती है, एंटीरियर स्पाइनल स्पाइन। तो इसका 1 और 2 का जो जंक्शन होता है, इसके ऊपर जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं मैकबर्नीज। ठीक है। अच्छा, अपेंडिक्स क्यों इन्फ्लेम हो जाती है? कोई भी उसके अंदर चीज फंस जाए, फीकल पार्टिकल फंस जाए, या बच्चों के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट काज होती है वायरल इन्फेक्शन, उसकी वजह से इन्फ्लेम हो जाती है। तो देखो मोस्ट इन्फेक्शन कौन सा होता है, रूबेला है या वायरल इन्फेक्शन बच्चों के अंदर मीडियम है? ये मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन कौन सा है? नहीं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में? रेस्पिरेटरी है, जीआई है? जे जीए में रोटा वायरस है सबसे कम, रोटा वायरस। अच्छा, बहरहाल एनेटमी अगर बात करें पेंडिसाइटिस में, तो जो रिटोसिकल पेंडिसाइटिस सबसे कॉमन है, पेल्विक उससे कम है। ठीक है। अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स जो है ना, कुछ रोल प्ले करती है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम से क्या मुराद है कि हमारी जो ब्लड को फिल्टर करने वाले पॉइंट्स है, लिम्फ नोड जिसका एक हमारा पार्ट है, उनका ये पार्ट है। तो हो सकता है हमारी इम्यूनिटी में कुछ ना कुछ रोल प्ले करती है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं है। ठीक है। जो अपेंडिसाइटिस होती है उसकी मेन रीजन इज फिकोरिथ ऑब्स्ट्रक्शन, और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया। इस वजह से कह रहा हूँ कि जैसे किसी इन्फेक्शन में लिम्फ नोड्स लार्ज हो जाते हैं, इसी तरह बच्चों के अंदर पेट के इन्फेक्शन के बाद लिम्फोइड हाइपरप्लेसिया की वजह से अपेंडिसाइटिस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इकोलाई बैक्टीरियोइडेज सुडोमोनास। इकोलाई पेट का सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म है। आपको पेट के अंदर कभी भी कोई इन्फेक्शन किसी किस्म का भी पूछा जाए ना, अगर आपसे पूछा जाए वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज क्या, तो इकोलाई हो। पेन का मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले पेन होती है पेरिम्बलाइकल रीजन की वजह से। ठीक है। बाद में लोकलाइज हो जाती है राइट इलियक फोसा। पेशेंट को जब भी पेट के अंदर मसला होगा ना,
उसका खाना पीना छूटेगा, एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगती, वॉमिटिंग होगी। ठीक है, जब भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होगा पेशेंट को फीवर होगा। देखो ये जनरलाइज सिम्टम्स हैं, तो इसकी वजह से हम लोग किसी एक डिजीज का बता नहीं सकते कि कौन सी डिजीज है, लेकिन अगर वो पेशेंट है ना मुझे उल्टी आती है, इसका मतलब उसको उल्टी बीमारी नहीं है। उल्टी जो है किसी बीमारी की मैनिफेस्टेशन है। लोगों को रेज आईसीपी से उल्टी आ रही हो, यार चक्कर आते हैं उससे उल्टी आ जाती है, कान दुखते हैं उल्टी आ जाती है। समझिए, तो उल्टी जब आती है तो उल्टी इज ए मैनिफेस्टेशन, अंडरलाइन कॉज को ढूंढने की कोशिश करो। देखो उल्टियों के लिए सिंपल उल्टी की दवाई दे देना इज नॉट ए ट्रीटमेंट, वो सिम्टम्स की ट्रीटमेंट हो रही है। ठीक है, तो एनोरेक्सिया, लोजिया, वॉमिटिंग, फीवर। ठीक है। अच्छा, एल्डरली पेशेंट्स में और प्रेगनेंसी में क्यों ये डेंजरस हो सकती है, लेट प्रेजेंट कर, लेट प्रेजेंट करती है। लेट प्रेजेंट करने का क्या नुकसान होगा, फ्लोरोसिस उस जगह पे एब्सेस बनाएगी, उस जगह पे गंद डालेगी। ठीक है। अच्छा, बैक पॉइंट पे हमें टेंडरनेस, हमें फिजिकल एग्जामिनेशन, ये जो फिजिकल फाइंडिंग्स है ना, ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। वो क्या कहते होते हैं कि एग्जाम में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन दे देते हैं, वो कहते हैं साथ पेशेंट को राइट लेग फोर्स पेन है, उसके भी टेस्ट का। ठीक है। अच्छा, इसकी मैंने एक वीडियो लगाई थी कि पेशेंट को हम लोग राइट लेग फोर्स में हाथ लगाएं तो छोड़ें तो दर्द होती है, इसको कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। दबाया, दबा के छोड़ा, उसे कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। ठीक है। अगर हम लोग लेफ्ट लेग फोर्स में ऐसे दबा के छोड़ने, इसको कहते हैं रोसिंग साइन। छोड़ेंगे तो दर्द ऊपर होगा, लेफ्ट में आते दर्द, हैं राइट में। दर्द इसी साइड पे होगा, राइट लेग फोर्स में किया, लेकिन इधर दबाने से हो रहा है। ठीक है। अगर पेशेंट की हम लोग एक साइड पर करवट दिला के उसकी टांग को ऐसे पीछे की तरफ पुल करेंगे तो पेशेंट को पेन हो सकता है, स्वास साइन। और पेशेंट की टांग को फ्लेक्स करा के हम अंदर की तरफ रोटेट करेंगे, इसको कहते हैं ऑब्चुरेटर साइन। ऑब्चुरेटर साइन, ये डिफरेंट तरीके हैं इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को इरिटेट करने के। अगर इन तरीकों से पेशेंट को पेन हो रही हो ना, इसका मतलब पेशेंट का अपेंडिक्स। ठीक है। हर इन्फेक्शन में टीएलसी काउंट रेज होता है। बेस्ट टेस्ट इज सीटी स्कैन। ठीक है, ऑल्दो बेस्ट टेस्ट इज बायोप्सी, लेकिन बायोप्सी कब होगी, अपेंडिक्स निकालने के बाद। इनिशियली डायग्नोसिस के लिए अगर आपसे पूछा जाए बिफोर सर्जरी बेस्ट टेस्ट इज सीटी स्कैन, आफ्टर सर्जरी ये देखने के लिए। ठीक है। अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड पे हमें क्या चीज नजर आ सकती है, जब अपेंडिक्स इन्फ्लेम होती है ना, उसकी आर्टरी बंद हो जाती है, आर्टरी उसकी ब्लॉक हो जाती है, तो वहां पर डॉक्टर नहीं चलता। अच्छा, बाकी मैकबर्नीज पॉइंट क्या होता है कि ये अम्बिलिकस मैंने आपको बताई, इंटरस्पेस स्पाइन बताया, इसका 1/3 इस तरफ और 2/3 इस तरफ, ये वाला पोर्शन इज कॉल्ड मैकबर्नीज। इस जगह पे पेशेंट को टेंडरनेस हो। ठीक है। पेन शुरू हो एपिगैस्ट्रिक पैराम्बलाइकल रीजन से, पैराम्बलाइकल से शुरू हो और राइट ईयर फर्स्ट में लोकलाइज हो जाए, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ पेन। तो शिफ्टिंग, पेन शुरू यहाँ पे होती है पैराम्बलाइकल एरिया में और शिफ्ट हो जाती है इसी तरह, तो शिफ्टिंग, शिफ्टिंग पेन। तो शिफ्टिंग ऑफ पेन इसका डायग्नोसिस का मेजर क्राइटेरिया है। इसके अंदर पहले इधर दर्द हो रही थी, अब दर्द हो रहा है। ठीक है। इन्फेक्शन है, फीवर होगा, कॉन्स्टिपेशन डायरिया किसी को भी हो सकता है, नाजिया वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन का प्रेजेंटिंग कंप्लेन। ठीक है। शिफ्ट जो है ना, ये वही तो कह रहा हूं ना, जो एल्डरली है और प्रेगनेंसी है। अब प्रेगनेंसी में पेल्विस से यूट्रस ऊपर की तरफ आई हुई है, तो अनेटमी डिस्टॉर्टेड है, वो अपनी जगह से काटे के इधर उधर पड़ी हुई है। इस वजह से वो पेन जो है वो हो सकता है शिफ्ट हो ही ना। अगर वो नॉर्मल जगह पे पड़ी हुई है, हो सकता है फिर 2-3 घंटे के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो इसमें तो एग्जैक्ट बंदा बता नहीं सकता कि किस जगह पे शिफ्ट, कितनी देर में शिफ्ट हो। इस वजह से ओल्ड एज में और प्रेगनेंसी के अंदर डायग्नोसिस लेट बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन लेट हो जाती है।
ठीक है डोनेशन से भी आ रहा है ना। डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या क्या काम करेंगे, ये मैंने इस पढ़ा दिया आप लोगों को सारे ना। रोफ्सिंग हो गया, श्वास हो गया, ऑब्जर्वेटर हो गया, रिजिडिटी और डोनफी साइन। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी, पेट को हाथ लगा तो मेरे कहना ना प्रोडक्ट सब क्या होगा, हाँ वही पेन होती है, पेट को अकड़ा लेता है, बढ़िया ना। तो रिजिडिटी इज द फीचर ऑफ एक्यूट एब्डोमेन। वर्ड याद कर लो, एक्यूट एब्डोमेन। गुड से क्या मुराद है कि अंदर कोई चीज परफोरेटेड है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, परफोरेशन हो गई है, टाइफाइड परफोरेशन है, पायरॉन इमेजरी है, ट्यूबरकुलोसिस की परफोरेशन है, अल्सर की परफोरेशन है, एक्यूट एपेंडिसाइटिस है, ठीक है, पैंक्रेटाइटिस है। सीबीसी पे टीआरसी काउंट रेज होगा, सीआरपी रेज होगा। सीटी एब्डोमेन इज द मेन टेस्ट, सीटी स्कैन 95% सेंसिटिव होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड किसमें करवाना चाहिए? प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी में हमें सीटी स्कैन क्यों नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि रेडिएशन बहुत ज्यादा होती हैं, शाबाश। रेडिएशन एक सीटी स्कैन में कहते हैं अबाउट 200 एक्सरेज के बराबर रेडिएशन आते हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ जाए कि पेशेंट को प्रेगनेंसी है और एपेंडिसाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन? अल्ट्रासाउंड में क्या देखेंगे वहां पे? उसका ब्लड फ्लो देखेंगे, ब्लड फ्लो नहीं होगा उसका। दूसरा, अपेंडिक्स जो नॉन कंप्रेसिबल होगी, जब इन्फ्लेम होगी, फुली हुई होगी, तो कंप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैनेज कैसे करेंगे? अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स, और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में पहले एंटीबायोटिक्स फिर देन अपेंडिक्स, और अगर एब्सेस बनी हुई है तो ड्रेनेज। तो इन सब के अंदर एक खास चीज क्या है कि इसको निकालना ही पड़ना है। कुछ केसेस में अब नया जमाना आ रहा है कि अपेंडिक्स को सेव करो, लेकिन ये कुछ अर्से के बाद बंदा ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर हो, दोबारा उसको अपेंडिसाइटिस का अटैक हो और वो हॉस्पिटल ना पहुंच सकता, ये दूसरे मुल्क गया हुआ है, पहाड़ों पे गया हुआ है, ठीक है। तो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अपेंडिक्स को सेव करो, मीन्स की एंटीबायोटिक्स देकर उसको खामोश करवाना। इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है तो इकोलाई है, उसको एंटीबायोटिक देकर बैठ जाती है, खामोश हो गया, ठीक है। लेकिन अगर ये फटी तो क्या होगा? फिर अंदर गंदा लेगा, फिर अंदर गंदा लेगा, स्पेशली फीमेल्स के अंदर। फीमेल्स के अंदर अगर ये रप्चर होके अंदर पेट में गंदा लेगी तो क्या होगा? पेरिटोनाइटिस होगा, शाबाश। पेरिटोनाइटिस होने की वजह से क्या बनेगी? एडहेजन्स बनेगी। एडहेजन्स की वजह से क्या होगा? उनकी जो ट्यूब होती है ना उस साइड की, फ्लोपियन ट्यूब, वो ब्लॉक होगी, तो इनफर्टिलिटी होगा, कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो इस वजह से फीमेल पेशेंट हो अपेंडिसाइटिस तो उसको सर्जरी लाजमी करवा देना चाहिए, ठीक है। और बड़ी दफा हमारे वार्ड में ऐसे होता है कि पेशेंट आया एब्डोमिनल पेन के साथ, यूनिट की इमरजेंसी खत्म हो रही है, उन्होंने उसको एंटीबायोटिक देके, यूटीआई का ट्रीटमेंट देके, सिप्रोफिलिन देके घर भिजवाया। वो पेशेंट अगले दिन दोबारा शाम को फिर दूसरे वार्ड की इमरजेंसी में आता है, फिर कहते हैं जरा हमारे हॉस्पिटल में इससे खाना खाते हैं हम लोग, इसकी बैंडेज होती है, ठीक है। एक बंदा आया, कहता है अपने डॉक्टर को, कहता है डॉक्टर साहब मेरी ना बीवी को ना अपेंडिसाइटिस है, कहता आपकी बेगम की अपेंडिक्स तो मैंने निकाल दी थी, कहता बेगम की तो दूसरी हो सकती है। तो ये मशहूर हुआ है, ठीक है। तो अपेंडिक्स जो है ना, इसके एक एक लफ्ज जितना मैंने ऊपर से नीचे तक बोला है ना, मैंने इस इतना टाइम लगा दिया, ये आप लोगों को अपेंडिसाइटिस की हर चीज आनी चाहिए, ठीक है। इसको लोकेशन से लेकर क्लिनिकल फाइंडिंग्स तक। अच्छा जी, फिर मैकस डायबिटिकम। मैकस डायबिटिकम क्या चीज होती है कि ये एक कंजेनिटल प्रॉब्लम है। कंजेनिटल प्रॉब्लम किस वजह से है?
बच्चे के अंदर एक व्हाइट लाइन डक्ट होती है, वो व्हाइट लाइन डक्ट खत्म ना हो, वो परसिस्ट कर जाए, व्हाइट लाइन डक्ट परसिस्ट कर जाए, वो ओल्ड एज में जाके मैकस डिवर्टिकुलम बनाएगी, तो मैकस डिवर्टिकुलम बनाएगी। ठीक है, तो मैकस डिवर्टिकुलम रूल ऑफ टू होता है। रूल ऑफ टू से क्या मुराद है? 2% लोगों में होता है, आइलियोसिकल वेल्व से 2 फीट के फासले पे होता है, 2 इंच का होता है, और इस पे 2 तरह के टिश्यूज होते हैं। 2 तरह के टिश्यू से क्या मुराद है? गैस्ट्रिक टिश्यू होता है, पैंक्रेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, अब गैस्ट्रिक टिश्यू के अंदर खास बात क्या है? उसके अंदर पेट्री सेल्स होते हैं, वो एसिड रिलीज करते हैं। जी सर। गैस्ट्रिन सेल, हाँ जी सेल्स भी होते हैं। ठीक है, जी सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स वहां पे एसिड प्रोड्यूस हो सकता है। ज्यादातर लोगों में क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक रहता है, कुछ भी नहीं करता, लाइक 2% लोगों के अंदर वैसे ही मौजूद है ना ये। लेकिन जब इसकी प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन की आती है पेनलेस बैक्टेरियल ब्रीड के साथ। अब ब्रीड क्यों हो रहा होगा? क्योंकि उसके अंदर मिकोजा कौन सा है? गैस्ट्रिक मिकोजा है। तो गैस्ट्रिक मिकोजा क्या secrete करेगा? एसिड। एसिड की वजह से वहां से क्या होगा? फ्लश होगा। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है, मिकोजा मौजूद है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है। और वही एसिड जो है निकल निकल के गट में आएगा, गट को छीलता हुआ आएगा, पेशेंट को ब्लीड होगा इस वजह से। ठीक है, इस वजह से पेशेंट को अल्सरेशंस होती है। तो राइट, और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है डायवर्टिकुलाइटिस। डायवर्टिकुलाइटिस में मेनली क्या चीज होती है? राइट लोअर पेन। डायवर्टिकुलाइटिस का वो बताइए, डायवर्टिकुलाइटिस पूरी हमारी कोलन के अंदर किसी भी जगह पे बन सकते हैं। ठीक है, तो राइट साइड पे भी बन सकते हैं, लेफ्ट साइड पे भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें जो होती है वो, चूंकि राइट साइड पे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल जो वेल्व है उससे 2 फीट के फासले पे होती है। 2 फीट तकरीबन इस जगह पे बनता है ऑलमोस्ट। अच्छा, दूसरी इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है कि ये एज ए वो प्रेजेंट हो, क्या कहते हैं उसको, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। क्योंकि अलहदा से एक लुतरी सी निकली हुई है, तो क्या लफ्ज यूज कर रहा हूँ, ये आगे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन करवा दे। ठीक है, तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर पेशेंट प्रेजेंट हो सकता है। अच्छा, दूसरा, चूंकि ये अलहदा से इसका मुंह बना हुआ है और आर्क सारी लेयर्स बाहर की तरफ है, तो डायवर्टिकुलम कौन सा है? ये ट्रू डायवर्टिकुलम है ये। इसका मुंह यहाँ से बंद हो गया। जब भी किसी पाइप का मुंह बंद हो, किसी ग्लैंड का मुंह बंद हो, तो पीछे क्या होना शुरू हो जाता है? इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन लीड्स टू प्रेशर, तो परफोरेशन। ठीक है, इस वजह से हमारे जो हमें एक्नी होती है, हमारे जो कोई स्किन के ऊपर कोई लेन बनती है, वो किस वजह से बनती है? इस ग्लैंड का मुंह बंद हो। ठीक है, अपेंडिसाइटिस का मुंह बंद होगा, अपेंडिक्स का मुंह बंद होगा, अपेंडिसाइटिस होगा। गॉलब्लैडर का मुंह बंद होगा, कोलिस्टाइटिस होगा। ठीक है, पेनक्रियाज का मुंह बंद होगा, पेनक्रियाटाइटिस होगा। इस वजह से ये जितनी भी इन्फ्लेमेशन हैं उनके अंडरलाइन काज इज उनका उनकी सिक्रीशंस का ड्रेन होना रुक जाता है, ड्रेन होना रुक जाना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आता था कि इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करवाते थे? मैकस स्कैन करवाते हैं। मैकस स्कैन बेसिकली क्या होती है? टेक्नीशियम 99 स्कैन होता है बेसिकली। ठीक है, टेक्नीशियम 99 स्कैन बेसिकली आपकी गैस्ट्रिक मुकोजा को डिटेक्ट करता है। ठीक है, अल्टरनेटिव हम पेशेंट का सीटी एमआरआई करवा सकते हैं, एंडोस्कोपी भी की जा सकती है और एंजियोग्राफी की जा सकती है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। सिम्प्टोमेटिक पेशेंट में हम लोग क्या करना है? सर्जिकल करके निकाल देना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस हेमरेज हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, और इसके मेलिग्नेंसी में कन्वर्जन हो सकती है। कार्सिनॉइड ट्यूमर डेवलप होता है इसके अंदर। कार्सिनॉइड ट्यूमर हम लोगों ने एंडोक्राइन में पढ़ा था, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है कार्सिनॉइड पर। फ्लशिंग, एसीटीएस नहीं होता इसका। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का लेवल इंक्रीज होता है। 5 HT, 5 HT का लेवल इंक्रीज होता है पेशेंट, तो पेशेंट को एपिसोडिक फ्लशिंग होती है, एपिसोडिक फ्लशिंग और हाइपरटेंशन, और ये बड़ी जल्दी मेटास्टेसाइज हो जाता है।
जाके आपके लिवर में चला जाता है, लिवर उसमें जाने की वजह से फिर उसकी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, कास्टेट ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, ऑक्ट्रियोटाइड। ऑक्ट्रियोटाइड का मैंने आप लोगों को बताया था, ऑक्ट्रियोटाइड क्या चीज़ होती है, हमारी बॉडी की ब्रेक्स होती है। ठीक है, मैथड्स वर्टिकल याद रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इम्तिहान का ना फेवरेट टॉपिक्स में से है। करंट जेनिस स्पुटम स्टूल जो है इंट्रोसेप्शन में, पेनलेस पैरेक्टल ब्लीड मैकस वर्टिकुलम में, अडल्ट्स के अंदर पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आएगा, डिवर्टिकुलेटिस आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज हो तो मलिग्नेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओल्ड एज में पेंडिसाइटिस हो, पॉलीसिस्टाइटिस हो, तो मैंने हम लोग पर्सनल बात की थी, ओल्ड एज में इस तरह का कोई भी इन्फ्लेमेशन हो तो क्या लाजमी रूल आउट करना है, malignancy लाजमी रूल आउट। ठीक है, अच्छा जी, फिर आती है आपकी हर्शप्राउंस डिजीज। हर्शप्राउंस डिजीज से क्या मुराद है, हमारी जो कोलन होती है ना, उसके अंदर दो तरह के वो होते हैं। हर्शप्राउंस तस्वीर लगाइए कोई, हाँ ये नॉर्मली हमारी कोलन इस तरह की है। अच्छा, होगा क्या कि जो वो वाला एरिया है, हमारी जो कोलन है उसको मूव करने के लिए दो तरह के प्लेक्सिस हैं, मेंटेरिक प्लेक्सिस और हैजलबैक प्लेक्सिस। ये क्या काम करती हैं, ये हमारी गट को मूव करवाती हैं। इनके अंदर होते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स के गैंग्लिया होते हैं, क्या काम करवाते हैं, गट की मोटिलिटी करवाते हैं। अगर गट न्यूरॉन्स ना हो तो गट जो है वो क्या हो जाती है, मूव ही नहीं करती। तो ये डिजीज पोर्शन ये वाला है, इस हिस्से के अंदर न्यूरॉन्स नहीं है। ठीक है, उससे होगा क्या, कुछ उसके पीछे वाला जो पोर्शन होगा ना, वहां पे स्टूल कटा हो जाएगा, तो यहाँ से आगे स्टूल नहीं पास होगा। तो ये कौन सा आप लोगों ने याद रखना है, कुछ डायलेटेड वाला पोर्शन है वो डिजीज नहीं है। डिजीज पोर्शन कौन सा वाला है, इससे आगे वाला है, क्योंकि वो आपकी पेरिस्टासिस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वहां पे पेरिस्टासिस नहीं हो रही, वहां पे पेरिस्टासिस नहीं हो रही, क्योंकि वहां पे क्या चीज नहीं है, वहां पे आपके गैंग्लिया नहीं। ठीक है, ये कंजेनिटल डिजीज है, बच्चों के अंदर स्टूल ना पास होने की या कॉन्स्टिपेशन होने की सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज फर्स्ट। एक बच्चे यही ना, ये इसी को मेगा कोलन बोलेगा ना, कि ये पीछे जो कोलन है लार्ज हो गई है। इसका सिनेरियो आएगा कि एक बच्चा है, उसने मेकोनियम पास नहीं किया, या उसको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, दो दो हफ्ते हो जाते हैं मोशन नहीं आता। ठीक है, पर एग्जामिनेशन करते हैं तो एकदम अंदर धमाका होता है और डॉक्टर सारा भर जाता है स्टूल के साथ। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस का भी एक ये भी तरीका है, पर एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उसके वजह से सर्जरी में नहीं गए। एक रीजन ये भी हो सकती है कि हमारा एक्स्ट्रा दोस्त होता तो जो परेड एग्जामिनेशन होता ना, तो ऐसे मुंह नजदीक करते अंदर जा देख रहा होता, तब वो बच्चों को एब्सेस थी, तो एब्सेस फटी अंदर से ना, तो सीधी उसको ऊपर फटी थी। वो कहता मैं बनना ही सर्जन है, मैंने चलो फिर वो प्लास्टिक सर्जन बना। चलो बाहर, कंजेनिटल एक एंगलोनिक मैगाप्रोबा, कंजेनिटल एक एंगलोनिक मैगाप्रोबा, इसका ये नाम एक एंगल से क्या बुलाता है, गैंग्लियन नहीं है, उसकी वजह से क्या हुआ, गट को एनलार्ज हो गया। ठीक है, तो मेजेंटेरिक प्लेक्सिस और ब्लड प्लेक्सिस है, वहां पे हमारी गैंग्लियन सेल्स का होना चाहिए था, ये नहीं है, नहीं होने की वजह से गट मूव नहीं करती तो पिछला हिस्सा डायलेट हो जाता। ठीक है, अच्छा, एक एंगल सेगमेंट जो होता है वो स्पास्टिक रहता है, नॉन पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टासिस नहीं होता, तो पिछला पोर्शन लार्ज होना शुरू होगा। बच्चों के अंदर प्रेजेंट होगा, पेशेंट प्रेजेंट हो जाए तो मेकोनियम पास नहीं होगा, पेट फूल जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी। ठीक है, जो टेस्ट वाले फीचर्स आएंगे सारे, जो स्टूल ही नहीं आगे जा रहा, रुकावट हो गई, पीछे की तरफ फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, तो ये वाले फीचर्स किसके हैं, डिस्टेंशन वॉमिटिंग ऑब्स्ट्रक्शन के। ठीक है, और बच्चा जो है वो अगर बड़ों के अंदर हो तो स्टूल जिस दिन पास हुआ उस दिन बहुत जोर के पास होगा। ठीक है, फेलियर टू थ्राइव, बच्चा खाना जब कॉन्स्टिपेशन रहेगी, खाना नहीं खाएगा तो मैलनरिश्ड होगा, तो इसको कहते हैं फेलियर टू थ्राइव, बढ़ता नहीं है, ग्रो नहीं करता। ठीक है, इंटेरोकोलाइटिस
जब स्टूल अंदर पास रहेगा पड़ा रहेगा तो इन्फेक्शन काज कर सकता है, इन्फेक्शन होगा कुछ। ठीक है, फीवर डायरिया सेप्सिस का लीड टू फीवर डायरिया सेप्सिस। डायग्नोसिस के लिए बेस्ट टेस्ट इज उस एरिया की बायोप्सी। बायोप्सी करके हम लोगों ने क्या देखना है वहां पे सेल्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियन सेल्स। ठीक है, और मैनेज कैसे करेंगे कि हम इस पेशेंट की वो जो पोर्शन है जहाँ पे सेल्स नहीं है उसको निकाल दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। तो बड़ी दफा उसको ब्लड निकालना मुमकिन नहीं होता तो हम पेशेंट की फिर कोलोस्टमी, और अगर पेशेंट में इन्फेक्शन हुआ हो तो एंटीबायोटिक्स दिया जाए। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट का, तो आपने क्या करना है, रिसेक्ट दी डिजीज पोर्शन, सेक्ट दी डिजीज पोर्शन। क्या चीज, ये वाला तुमने कहाँ की बात कहाँ पहुंचा दी है। वैसे वो एक कंट्रास्ट नहीं देना तो वहां पे हमें एक सेगमेंट नजर आता है। ये मैंने तस्वीर इसी वजह से लगाई है ना कि आपको पता चले कि ये डिजीज पोर्शन है। ठीक है, अगर यहाँ पे कंट्रास्ट देंगे तो यहाँ पे कंट्रास्ट बहुत आहिस्ता से पतली स्लैंड की सूरत में हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कंट्रास्ट ज्यादा ढेर सारा होगा। ठीक है, हालांकि इसमें कंट्रास्ट देंगे तो क्या होगा, ये पूरी यूनिफॉर्मली एक जितना वो है। ठीक है, तो स्टार्ट विद अपीयरेंस जो होती है ना, ये होती है एट्रियल फ्लटर के अंदर। ये वेव एब्सेंट होती है एट्रियल फ्लटर के अंदर, स्टार्ट विद अपीयरेंस होती है। ठीक है, मैनोमेट्री, क्योंकि जब प्रेशर इंक्रीज है तो मैनोमेट्री प्री डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है। तो बहरहाल बेस्ट टेस्ट क्या है, बायोप्सी। बायोप्सी पे क्या नजर आएगा, एक एंग्रियोस में एक गैंग्रियास नहीं। ट्रीट कैसे करना है, डिजीज पोर्शन को निकाल, डिजीज पोर्शन को निकाल। कनेक्ट कैसे होंगे, इस वजह से तो कह रहा हूं ना, अगर डिजीज पोर्शन को निकालेंगे तो ब्लड का जो पिछला पोर्शन है उसको हम लोग स्किन पे ला के जोड़ देते हैं। स्किन पे ला के जोड़ने के बाद कोलोस्टमी बैग लगा दें। इन्फेक्शन सेटल होने के बाद उस डिजीज उस बार जो क्वेश्चन आया हुआ ना उसको दोबारा फिर आगे जो होगा ना उसी से साथ दोबारा जोड़ दें, रीएनास्मोसिस करते हैं, उसको कहते हैं कोलोस्टमी रिवर्सल। दो स्टेप्स में पेशेंट का ऑपरेशन होगा। बैग लगे होते हैं, सर्जरी के वार्ड में जाओ ना कभी, इलोस्टमी क्लोस्टमी हुई होती है, इलोस्टमी क्लोस्टमी आप वहाँ पे मैं उस जगह पर पढ़ाऊंगा अभी। अच्छा, इसका एक और एमसीक्यू बन सकता होता है, वो है अगर आपके इसोफेगस के अंदर ये एक एंग्लोनिक सेल हो तो वहां पे क्या होगा, मेगा इसोफेगस, मेगा इसोफेगस। तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, बताओ शाबाश। ये इस पे लिखा हुआ है डिले डिस्ट्रॉयड बाय पैरासाइट। वहां पे पैरासाइट इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, कौन सा पैरासाइट है जिसकी वजह से मेगा इसोफेगस होती है। एक क्रेजी रखो, शाबाश। ट्राइपेनस ट्राइपेनस तुम्हें इतना मुश्किल सवाल आता है, ट्राइपेनस ट्राइपेनस स्लीपिंग सिकनेस जो करवाता है वो आपको एक रीजन भी करवा सकता है। एक रीजिया की एक रीजन इज, एक रीजिया एक रीजन इज ट्राइपेनस नेरियसिस, नेरियसिस भी करवा सकता है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, स्कैंडियम पोलन पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती हो तो स्टूल अंदर बड़ा रहता है, जैसे नासर मदनी नहीं कहता कि नान खाते गया 5 5 दिन मोशन ही नहीं होता। वो कहता मैं मस्जिद बैठा हूँ ना, मस्जिद के वाशरूम से धुआं निकल रहा, मैंने कप आती, मैं कहा मस्त आग लग गई, आग लग गई। कहते अंदर बाबा बैठा सी सिगरेट ला के
डॉक्टर साहब, कहता मदनी साहब जब तक सिगरेट ना पिया मुझे नहीं आता। और यार ये बड़ी जो लगती है ना, सिगरेट तो छुटती नहीं है। हमने मरीजों को दाखिल किया होता है, उनकी एम्पुटेशन करी है, बदबख्त बार उनकी एम्पुटेशन हो रही होती है सिगरेट पी की वजह से। मोबाइल वॉशरूम में जाके बैठ बैठ गई उसको, मोबाइल हाथ से पड़ेगा तो मोशन आएगा। ये क्या बात है? ये नहीं, बाकी निकोटीन होती है तो निकोटीन आपकी कंस्ट्रक्शन मूव तो करवाती है गट को, ये तो है दुरुस्त बात। ठीक है, तो गट की मोटिलिटी में हेल्प हेल्प तो करती है। एकदम छोड़ोगे तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो ये हकीकत है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग हाउस वर्क कर रहे थे, तो वार्ड के अंदर भी अक्सर काजी देखा होगा कि मरीज जो है ना वो बाहर जाके सिगरेट जरूर पी के आता है। ਉਹਨੂੰ दाखिल किया होया पैर कटन वास्ते, उसकी एम्पुटेशन होनी है, वो बाहर बड़ा सिगरेट पी, एम्पुटेशन क्यों होना, सिगरेट पी पी के। अच्छा जी, फिर वन ऑफ दी मोस्ट कॉमन और पाकिस्तान के दो बड़े मसलों में से एक मसला इज बवासीर। बवासीर इज ऑफिशियल भी हो सकता है, हेमराइड भी हो सकते हैं, कोलन कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो आपको सवाल आएगा लोअर जीआई ब्लीड के साथ, ब्लीड कहता है डॉक्टर मतलब मोशन में खून आता है, मोशन में खून आता है। ठीक है, अब मोशन के खून की अपनी हिस्ट्री पूछनी है। पेनलेस है, नंबर वन। नंबर टू, कि खून किस वक्त आता है। मोशन कर लेता हूं तो बाद में खून के 5-6 कतरे गिरते हैं और फिर ठीक हो जाओ। ठीक है, आफ्टर दिस फूड। ठीक है, ये दोनों फीचर्स हैं किस चीज के, हेमराइड्स के। अगर पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब दर्द बड़ी होती है मोशन करते हुए, पेनफुल है, और मोशन के साथ खून आता है, और जो खून है वो मोशन के साथ लगा हुआ होता है, तो वो क्या है, फिशर। तो पेनलेस इज हेमराइड, पेनफुल इज फिशर। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। ठीक है, और अगर पता ही नहीं चलता पेशेंट अनीमिक है और या खून बहुत ज्यादा आया, ढेर सारा आया है, तो दैट कुड बी अ फीचर ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, diverticulitis के अंदर भी पेशेंट को लो जे ब्लीड हो जाता है। तो लो जे ब्लीड के मेन 4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, मेटल diverticulitis भी मेटल्स भी हो सकता है, इस्केमिक कोलाइटिस भी हो सकता है। अब ये ब्लीड बहुत रैपिडली जाए उससे भी पेशेंट को लो जे ब्लीड हो जाता है। लेकिन आप लोगों को लो जे ब्लीड की ये 4 काजेस लाजमी पता हो। नंबर 1 मोस्ट कॉमन इज हेमराइड, नंबर 2 इज फिशर, नंबर 3 इज कोलेक्टल कार्सिनोमा, नंबर 4 diverticulitis। ठीक है, और नंबर 5 इस्केमिक कोलाइटिस। तो आप लोगों ने इन पांचों को हम लोगों ने ऊपर, तो ये हमने हेमराइड्स अभी हमने शुरू किया है। हेमराइड बेसिकली होती क्या चीज है, ये तस्वीर दी है कोई, नो। हेमराइड के ग्रेड्स, इसी तरह ये तस्वीर दी होती है, पूछा होता है कौन से ग्रेड का हेमराइड है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, हमारा जो ये ना उसके अंदर ऑक्सफोर्ड के अंदर बड़ी चीज की तस्वीर बन गई हो। बेसिकली वीनस प्लेक्सिस होती हैं, वीनस फ्लैक्सेस जो होती हैं वो दबाव हो जाती है। जब कॉन्स्टिपेशन होगी इस एरिया में, मरीज जोर लगा के मोशन करेगा, तो इस जगह पे जो नॉर्मल पेम्पिनिफॉर्म फ्लैक्सेस होती हैं वो वो कंप्रेस होती हैं, कंप्रेस होने की वजह से फूलना शुरू हो जाता है। फूलती हैं तो पेशेंट को ऐसे मौके बाहर की तरफ निकलता हुआ महसूस होता है, सॉफ्ट स्वेलिंग बाहर निकलते हुए महसूस होती है। ठीक है, मेरे ख्याल मैं धोता हूँ तो मुझे वहां पे इस तरह वैसा फील होता है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन जो होती है 3-7-11 होती है इसकी। अच्छा, इसके अंदर क्या था, इसकी लोकेशन थी यार कुछ, तो इसके लिए अच्छा चलो, चलो बाहर आ। तो पेनलेस ब्लीड नंबर 1 बेसिकली किस वजह से है, जो डायलेटेड वेस्कुलर कुशंस है इरर के नाम के अंदर, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये होते क्यों है,
वेनस प्रेशर इंक्रीज हो किसी वजह से, क्रोनिक स्ट्रेनिंग की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से, या पेशेंट को ओल्ड एज है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रह रही है और ज्यादा डायरिया के अंदर भी हो जाती है। तो बड़ी दफा ऐसे होता है मरीज डायरिया के साथ साथ उसको हेमरेजिस बन गए, तो स्टूल कर करके उसका जो वेनस फ्लेक्सी सिस्टम है ना वो उसकी आर्टरी डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन डायरिया दोनों के अंदर पेशेंट को ये हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर बड़ा कॉमनली पेशेंट को हेमरेजिस बन जाते हैं। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पोर्टल हाइपरटेंशन। इस वजह से जब इस पेशेंट की हेमरेज की सर्जरी करने के लिए जा रहे हो ना, तो उसकी सीएलडी की हिस्ट्री जरूर देखिए, क्योंकि खुदा ना खास को उसको जिस तरह इसोफेगस में वेरिसिस बनी हुई है, तो कहीं पे ये पोर्टो सिस्टमिक डायलिटेशन तो नहीं है। पोर्टो सिस्टमिक डायलिटेशन कैन आल्सो प्रेजेंट एज एन हेमराइड्स। तो पोर्टो सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से इसोफेगस में वेरिसिस बनती हैं, तो लोअर जीआई के अंदर हेमरेज भी बन सकती है। इस वजह से जब हमने इनको काटना है, इनकी ट्रीटमेंट इज इनको काटना, बैंड लाइगेशन या इनके अंदर स्क्लीरोजिंग थेरेपी करना, उस वक्त हमें सीएलडी की हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, हमारे बाबा जितने बुजुर्ग जितने भी हैं, बैठे रहने की वजह से नॉर्मल जो प्रेशर हो जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। ठीक है, जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है वो खत्म हो जाता है, खत्म होने की वजह से पेशेंट को, इस वजह से जो बवासीर है ज्यादातर हमारे बुजुर्गों का। अच्छा, हेमरेज दो तरह के इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल मीन्स जो डेंटल लाइन से ऊपर है, एक्सटर्नल मीन्स जो डेंटल लाइन से नीचे है। ये इंटरनल हेमराइड है, ये एक्सटर्नल हेमराइड। डेंटल लाइन ये लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन। ठीक है, अंदर वाले जो हेमराइड्स हैं ये ब्लीड करेंगे, जो बाहर वाले हेमराइड्स है ये ऑब्स्ट्रक्ट होगा। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इनके अंदर थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस की वजह से इनको पेन होती है पेशेंट। तो हेमराइड जब ऑब्स्ट्रक्ट होगा, थ्रोम्बोज होगा, तो पेशेंट को पेन भी हो सकता, पेन भी हो सकता। ठीक है, ग्रेड 1 के इंटरनल वाले जो है वो ब्लीड करेंगे, इंसेंसिटिव होते हैं, और एक्सटर्नल वाले जो है वो पेनफुल होते हैं क्योंकि उनकी ब्लड सप्लाई मौजूद। अच्छा, ये ग्रेडिंग स्टेप 2 का फेवरेट सवाल है, स्टेप 1 में हो सकता है आपको आए। ग्रेड 1 में क्या है कि सिर्फ बल्ज कर रहे हैं, तो प्रोलैप्स नहीं है। ग्रेड 2 के अंदर प्रोलैप्स होते हैं स्ट्रेनिंग के ऊपर, लेकिन खुद ब खुद वापस चले जाते हैं। ग्रेड 3 के अंदर उंगलियों से वापस पुश करना पड़ता है, और ग्रेड 4 के अंदर वो इस तरीके से वापस नहीं जाते, जिस तरीके से वो वापस नहीं जाते। ठीक है, प्रोलैप्स नहीं है, प्रोलैप्स है लेकिन अंदर चले जाते हैं, पेशेंट को थोड़ी सी जो लगा कर को वापस पुश करना पड़ता है, और ये किसी भी तरीके से वापस नहीं जाते। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे? पहला हल इस पेशेंट को कहें कि जो अंडरलाइंग कॉज है उसको मैनेज करें, कि कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन का रिलीफ बस, कॉन्स्टिपेशन का रिलीफ बस। ठीक है, रबर बैंड लाइगेशन, स्क्लेरोथेरेपी, हेमराइडोपैक्सी, और अगर पेशेंट थ्रोम्बोसिस हो गया, थ्रोम्बोज्ड है, तो उसमें हम पेशेंट की हेमराइडेक्टमी बहुत जल्दी करो, भैया नहीं। इसी तरह क्वेश्चन इज एनल फिशर। एनल फिशर क्वेश्चन किस तरह आएगा? तो शाबाश, पेशेंट को ब्लीडिंग होगी पर एक्टर, और किस तरह की होगी? पेनफुल होगा, जोर लगाने पे होगा, और ये ऐसे जैसे आपकी जो गाटा वो खुरची गई है। जब जब जितनी होता पता क्या है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होती है, फिशर बन जाता है। फिशर बनने की वजह से जब भी वो स्टूल पास करता है उसको पेन होती है, वो स्टूल पास करने से डरना शुरू हो जाता है। उसे होगा क्या? कॉन्स्टिपेशन वर्स हो जाती है, क्योंकि जितनी देर गट में स्टूल पड़ा रहेगा उसमें से पानी एब्जॉर्ब होता जाएगा। हमारी गट लास्ट कोलन का काम ही है उसमें से स्टूल में से पानी खींचना वापस, तो स्टूल और हार्ड हो जाएगा। स्टूल और हार्ड होगा तो कॉन्स्टिपेशन वर्स हो जाएगी, तो ये विशेष सर्कल चल पड़ता होता है। तो फिशर कैन लीड टू क्रोनिसिटी एज वेल, क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। डिस्टल डेंटेड लाइन पेशेंट को एक टीयर बनता है, खुरच हो गया, ठीक है। मोस्ट कम्युनिकेशन इज posterior मिड लाइन, और रीजन इसकी अंडरलाइन काज क्या होती है? ट्रॉमा, ट्रॉमा ड्यू टू हार्ट स्टूल्स, डायरिया एंड चाइल्ड बर्थ। फिर चाइल्ड बर्थ में हमें वो करना पड़ जाता है, जो क्या कहते हैं, एपिजियोटमी। और बच्चा जो होता है वो एपिजियोटमी, अगर एपिजियोटमी तो है नेचुरल, हम लोग उसको नेचुरली कह रहा हूँ, खुद जो है गायनेकोलॉजिस्ट इंसिजन दे के रास्ते को थोड़ा और खुला करे, बेबी बाहर आ जाए। लेकिन ज्यादा जोर लग रहा हो, गायनेकोलॉजिस्ट इतनी अच्छी ना हो, ट्रेंड ना हो, पेशेंट को जेनरल मान जाओ, वो जेनरल इतने डीप हो सकते हैं कि नीचे खोलना था, ठीक है। तो देयर कुड बी अ काज ऑफ फिशर एज। इस्कीमिक चेंजेस, इस्कीमिया में पेशेंट को क्या होगा कि इंटरनल स्फिंक्टर हाइपोटोनिक होगा, उसकी वजह से प्रोफिल डिक्रीज होने की वजह से फिशर बन गया। और मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रोहन्स डिजीज के पेशेंट में फिशर्स बन, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज और ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, MSM, you know what is MSM? Men who sex with men, homosexuality। नेचर रास्ता तो नहीं है ना, हो रही है नहीं, अल्लाह ताला ने ये इस मकसद के लिए नहीं बनाई, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल लुब्रिकेशन ही नहीं होती, तो लुब्रिकेशन नहीं होती। नेचर रास्ते में लुब्रिकेशन होती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? सीवियर पेन के साथ, जो कि आफ्टर स्टूल पास करके, ठीक है। पेशेंट को स्टूल के साथ सुर्ख खून लगा हुआ नजर आएगा, ठीक है। जब वो हिस्सा खुरच होकर बाहर निकला है तो छोटा सा एरर टैग में मिल सकता है कि कोई, जिस तरह आपको ऐसे रगड़ लगे तो स्किन यहाँ से कटी होकर यहाँ पे आ जाती होती है ना, बड़ी दफा ऐसे होता है कि कोई छड़ी लगी है तो एक स्किन का पोर्शन रगड़ होके आया तो यहाँ पे कटाव हो गया, तो इस तरह का कोई टैग बाहर की तरफ लटका हुआ बिल्कुल तक आपको मिल सकता है, ठीक है। उसको इसको हम सेंटिनल पायल कहते हैं। तो एनल पेपिला की हाइपरट्रोफी भी हो सकती है, ठीक है। क्लासिफिकेशंस एक्यूट एंड क्रोनिक मैंने आपको समझा दिया कि अगर लेस देन 6 वीक्स है तो उसको एक्यूट फिशर कहेंगे। उसके अंदर क्या होगा कि अभी जो है, क्योंकि जब वो हिस्सा खुरुच हुआ है ना, खुरुच होने के बाद वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट एज ए रिजल्ट क्या होगा, वहां पे फाइब्रोसिस बनेगी, वहां पे फाइब्रोसिस बनेगी। तो इस अभी जो कि नया नया है तो उसमें फाइब्रोसिस अभी थोड़ी बनी है, लेकिन ये जो है क्रोनिक फिशर, इसके अंदर फाइब्रोसिस डेवलप कर सकती है। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो स्फिंक्टर का मैकेनिज्म है ना, वो डिस्टर्ब हो सकता है। स्फिंक्टर मैकेनिज्म डिस्टर्ब, स्फिंक्टर का क्या काम होता है? रोक के रखना, रोक के रखना। अगर उसकी नॉटमेरी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा? स्टूल ट्रिकल इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, ठीक है। डायग्नोसिस का मेनली क्लिनिकल होता है, एंडोस्कोपी की जा सकती है, और हमें रूल आउट क्या चीजें करनी है, क्रोहन्स डिजीज को रूल आउट करना है, स्पेशली अगर मिड लाइन के अंदर और मल्टीपल फिशर्स, ठीक है। पेशेंट को HIV के, HSV के, सिफिलिस के टेस्ट करने चाहिए, ये सारे क्या है, STDs है, ठीक है। एक्यूट फिशर जो है, सबसे पहला इलाज है उस स्टूल को सॉफ्ट करो, बेसिक कॉन्स्टिपेशन रिलीव करो। नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन क्या काम करेगा, नाइट्रोग्लिसरीन रेपिडिपिन क्या काम करेंगे, वहां पे स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाएंगे, स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाएंगे तो पेशेंट को पेन रिलीफ होगा वहां पे। सीट्स बाद पेशेंट का नाम ले, नमक वाले पानी के अंदर बैठे। क्रोनिक फिशर है तो उसकी क्या किया जा सकता है, उसके अंदर बोtulinum टॉक्सिन लगाया जा सकता है और उसकी स्नोप्रोड भी की जा सकती है। फिशर की फिशरेक्टमी भी की जा सकती है, और अगर एडवांस है तो फ्लैप भी लगाया जा सकता है, ठीक है। ये ये डेंटेड लाइन है, डेंटेड लाइन के नीचे वाला पोर्शन जहाँ पे फिशर फुरश हो गई है, फिशर बोचुलिनम टॉक्सिन जो है, ये
उस लोकलाइज एरिया का की पैरालिसिस करवा देता है। सेंसेशन तो नहीं जाएगी इसमें, वो हिस्सा रिलैक्स हो जाएगा, तो कॉन्स्टिपेशन थोड़ी सी पेशेंट भी बेहतर हो जाएगी, पेन बेहतर हो जाएगी। ये बोटॉक्स क्या होता है? बोटॉक्स क्या होता है? बोटॉक्स के टीके नहीं लगवाते हैं हमारे डर्मा वाले, बोटॉक्स के टीके बहुत लगाते हैं, हमारी एक्ट्रेसेस बहुत लगवाते हैं, क्यों लगवाते हैं? जी नहीं, खत्म करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, बोटॉक्स के टीके आपके इस इतने छोटे छोटे एरिया को थोड़ा सा पैरालाइज कर देते हैं, और जब बनती हैं फिर बहुत ही बनती हैं। इस वजह से आपने जो एक्ट्रेस जो बोटॉक्स के टीके लगाती रही है, बाद में उनको पेरेंट्स देखो, वो ज्यादा ही खौफनाक मैया होती है। अच्छा चलो, पोस्टीरियर मिडलाइन टीयर प्लस सेंट्रल पायल इज ए क्लासिक फिशर। मिडलाइन के अंदर है, मल्टीपल फिशर है, क्रॉस डिजीज के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिस्क हो जाता है इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो जो किसी पेशेंट को फिशर है तो उसके लिए हमेशा सोचना चाहिए इसको MSM ना हो, समझिए नहीं? इट्स नॉट अनकॉमन, नॉट अनकॉमन। यहाँ हाउस वर्क आ रहा था, एक लड़का आया 13-14 साल का, पता मैं पेशाब जल्दी आता है। मैंने कहा लड़का मेल हो और उसको UTI हो, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुम मुझे बताओ, तुम गलत काम तो नहीं करते? कहता नहीं। मैंने कहा नहीं तो तुम्हारी बीमारी लगती है कि वो इसी काम की वजह से है। मान गया। फिर मैंने कहा लड़कों के साथ करते हो कि लड़कियों के साथ करते हो? कहता क्यों? वो फिर हम लोग भी डॉक्टर से, मैंने कहा दोनों की दवाई अलग अलग है। तो वो उसका जवाब जो था, दैट वाज लेजेंडरी। 14-15 साल का लड़का, उसने तजर्बे ही करने आया था, जो कबू आ जाए। तो इट्स नॉट अनकॉमन। तो आज मैं ना पढ़ा, अभी कुछ देर पहले हम बात हो रही थी, फाइनल स्टूडेंट सर बैठा हुआ था, मैंने कहा हमारे मुल्क में वाई नेटफ्लिक्स इज सो सस्ता। नेटफ्लिक्स बाहर जाओ ना, 12-14 डॉलर का है वो मिनिमम। तुम्हारे यहाँ 1100-1300 रुपये, 1100 रुपये क्रेडिट कार्ड। तो इतना सस्ता क्यों रखा हुआ है इन्होंने? $3-4 बनते हैं, क्योंकि इनका मेजर कंटेंट ही ये है, वो इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इस चीज को वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी की तरफ। वही तो कह रहा हूँ, इट्स नॉट अनकॉमन। मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ वहां पे अमेरिका में, तो एक लड़का बैठा हूँ, मैं सॉरी कर ही दे रहा हूँ, मैं तो मुंडा फुल फुल लेके बैठा हूँ यार, फुल लेके बैठा हूँ। इंडियन 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 मुझे लग गया ना, मैंने उससे उर्दू में पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से हो? मैंने कहा इंडिया का कोई शायद बताएगा, कहता आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। मैंने कहा फ्रॉम वेयर यू आर? कहता आई फ्रॉम मैक्सिको। और एक दूसरा साथ लड़का खड़ा था, कहता ही इज माय हस्बैंड। तो मैंने कहा इन्हें क्या किए? फिर मुझे याद आया, अच्छा यहाँ पे तो इसी वजह से अमेरिका में आए हैं कि अपने मुल्क में मारते होंगे। चलो बाहर आ, 10 मिनट ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप लोगों को डिफरेंस पता है साइनस का और फिस्टुला का? क्या डिफरेंस होता है? ब्लाइंड ब्लाइंड ट्रैक जो होता है उसको कहते हैं साइनस, ब्लाइंड ट्रैक। ठीक है, दो एपिथेलियम्स को आपस में कनेक्ट करने वाली चीज होती है फिस्टुला। एपिथेलियम, एक एपिथेलियम स्किन की एपिथेलियम हो गई और एक गट की एपिथेलियम हो गई, इनके दरमियान में जो ट्रैक बनेगा इसका फिस्टुला। ठीक है, और फर्ज किया कोलन के अंदर या हमारी रेक्टम के अंदर फिस्टुला है, उसका राब्ता हमारी स्किन के साथ हो गया, तो क्या होगा? यहाँ पे जो स्टूल का कंटेंट होगा यहाँ से निकल रहे हो, एब नॉर्मल कनेक्शन, एब नॉर्मल कनेक्शन। ठीक है, फिशर हुआ था पेशेंट, फिशर खराब होते होते क्या हो गया पेशेंट को? ये एब नॉर्मल कनेक्शन बन गया है। नॉर्मल ओपनिंग ये है, स्टूल ने यहाँ से पास होना है, लेकिन स्टूल का कुछ पोर्शन इस से गुजर के यहाँ पे भी जहाँ से भी निकल, स्टूल के अलावा, क्योंकि ये एब नॉर्मल कनेक्शन है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कुछ ना कुछ कोई सिक्रीशंस, कोई ब्लड, कोई पस, कुछ हिस्से में से आता रहेगा। ठीक है, नॉर्मल ओपनिंग से हट के अलग एक अलग सी ओपनिंग बनी हो, तो सोचना चाहिए क्या चीज बनी हुई है, एनल
फिस्टुला। ठीक है, इन फिस्टुला की मोस्ट इम्पोर्टेंट काज क्या है कि जो अराउंड ग्लैंड्स हैं उनका इन्फेक्शन होने से एब्सेस बनेगी। एब्सेस जब फटेगी वो स्किन पे हो सकता है फट जाए, उसकी वजह से दोनों जो सर्फेसिस हैं उनके दरमियान में कनेक्शन बन जाए। ठीक है, एबनॉर्मल ट्रैक कनेक्टिंग इन कनाल टू पेरिनेल स्किन। मैं आपको समझा दी बात। तो फिस्टुला बेसिकली क्या चीज होती है, दो दो जो है वो एपिथेलियम्स के दरमियान एबनॉर्मल कनेक्शन इसका फिस्टुला। और मेडिकली इंपॉर्टेंट काज इज क्रोन्स डिजीज। क्रोन डिजीज में फिस्टुला ज्यादा क्यों बनते हैं बताओ शाबाश? क्योंकि इसके अंदर ट्रांसमिरल इन्फ्लेमेशन होती है, ऑल लेयर्स इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, रेडिएशन, मैलिग्नेंसी। ठीक है, रेडिएशन किन पेशेंट्स को मिलती हैं जिनको मैलिग्नेंसी रही हो पहले? मैलिग्नेंसी का क्या मतलब हुआ कि अन्यवा सेल्स की ग्रोथ, तो सेल्स का जहां मुंह उठेगा वो तो को चल पड़ेगा। अच्छा, क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है इसकी? इंटरस्फिंक्टेरिक, ट्रांसफिंक्टेरिक, सुप्रास्फिंक्टेरिक एंड एक्स्ट्रास्फिंक्टेरिक। ठीक है, जो दो आपके मेन स्फिंक्टर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इस जगह पे इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर बहुत ज्यादा आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद कर लो कि जो इंटरस्फिंक्टेरिक फिस्टुला है वो मोस्ट कॉमन काज है। ठीक है, जो ट्रांसफिंक्टेरिक का नुकसान क्या है कि इसकी वजह से पेशेंट का स्टूल जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों जो आपके स्फिंक्टर्स हैं उनका मसल्स, उनका जो फंक्शन है वो लॉस होगा पेशेंट। ठीक है, सुप्रास्फिंक्टेरिक above the pubocutaneous muscle और extrasphincteric outside the sphincters। इसकी रीजन मोस्ट कॉमनली कोई अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होगा। तो ये ज्यादातर किस वजह से बन रहा है? किसी सिस्टेमिक डिजीज की वजह से। ये ऊपर वाले जो तीनों हैं ये बनेंगे लोकलाइज डिजीज की वजह से। वहां पे कॉन्स्टिपेशन है, वहां पे फिशर बना था, फिशर कॉम्प्लिकेट होकर फिस्टुला में कन्वर्ट हो। जबकि जो एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक है इसका मतलब है कि वहां पे सिस्टेमिक डिजीज है, क्रोन्स या ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? वही सीरोपोरुलेंट डिस्चार्ज होगा पेशेंट को, एक उस एरिया में प्रोराइटस होगा, पेन हो सकती है, और अलहदा से एक आपको ओपनिंग नजर आ सकती है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, वहां पे एक चेक किया जा सकता है प्रोब टेस्ट। तो उस जो अलहदा ओपनिंग नजर आ रही है उसके अंदर प्रोब डाल के देखा जाए कि ये इंटरनली खुलती है कि नहीं खुलती। गोड सेल्स रूल, गोड सेल एंटीरियर फिस्टुला जो होते हैं वो उनका ट्रैक स्ट्रेट होता है, जबकि जो पोस्टीरियर फिस्टुला जो होते हैं उनका ट्रैक कर्व्ड होता है। ठीक है, जो बेस्ट टेस्ट है वो एमआरआई है। एमआरआई हमें बताएगा इन इन फिस्टुलास के अंदर डिफरेंशिएट करना, हमें बता देगा कि इंटरस्फिंक्टेरिक है, ट्रांसफिंक्टेरिक है, या सुप्रा या एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक है। ठीक है, मैनेज कैसे करेंगे? सिंपल फिस्टुला है तो फिस्टुलोटमी कर देंगे, अगर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो सीटोन प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, स्ट्रीट मैंने आप लोगों को बताया था क्या चीज होती है। वो हम लोगों ने शादियों पे वो देखा होगा आप लोगों ने, जो बीज वाला लिफाफा होता है उसका हम ऐसे पकड़े खोलते हैं और इसको स्ट्रिंग से ऐसे खींचे तो आपस में बंध जाता है, बंद हो जाता है, उसको सारों चारों तरफ से वो आया हुआ होता है। तो स्ट्रीट प्लेस में भी यही होती है, तो क्योंकि स्फिंक्टर की नॉट भी डिस्टॉर्ट हो रही है तो हमने वहां पे स्ट्रीट प्लेसमेंट करनी है। ठीक है, और पेशेंट को डिजीज है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आईबीडी है, तो उसका ट्रीटमेंट इज स्टेरॉइड स्लैश इम्यूनोसप्रेसेंट्स लाइक इन्फ्लिक्सिमैब, मिथोट्रेक्सेट, इन्फ्लिक्सिमैब, एंटीबायोटिक्स, साइक्लोस्पोरिन, एजाथाइप्रिन, और पेरिनल एब्सेस है तो साथ एंटीबायोटिक्स भी ऐड हो जाए, प्लस माइनस सर्जरी। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? मसला सारा होता है कि ये दोबारा भी बन जाता है, रिकरेंस, जब स्फिंक्टर की एनाटॉमी डिस्टॉर्ट होगी, फीकल इनकॉन्टिनेंस, और लंबा अरसा जख्म रहे तो जख्म में किसी में कन्वर्ट हो जाता होता है मैलिग्नेंसी, वही जख्म नासूर बन।
तो रिकरेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस एंड मैकुलर डिजनरेशन इसके मेन कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, पेनलेस फिस्टुला प्लस डायरिया, थिंक ऑफ क्रोन्स डिजीज। ठीक है, गोडसे रूल क्या होता है कि जो आपके इंटीरियर फिस्टुला होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, जब पोस्टीरियर फिस्टुला जो होता है उनका ट्रैक कर्व्ड होता है। स्प्लेक्ट्रोटमी जो है ना ब्लाइंड नहीं करनी चाहिए, एमआरआई करने के बाद हमेशा ट्रीटमेंट डिसाइड करना चाहिए आप। क्यों? क्योंकि पेशेंट को फिर बाद में फीकल इंकॉन्टिनेंस हो सकती है अगर उसकी सर्जरी ब्लाइंडली की जाए तो। अच्छा जी, देन इज स्क्लेरोरेक्टल एब्सेस। स्क्लेरोरेक्टल एब्सेस इसकी डिफरेंट लोकेशंस हो सकती हैं कि हमारा ये वाला जो एरिया है इसके अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड्स के इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन लीड्स टू एब्सेस फॉर्मेशन। तो एब्सेस की डिफरेंट लोकेशंस हो सकती हैं, लाइक इधर क्या, ये देखो, स्क्लेरोरेक्टल एब्सेस, इंटरस्फिंक्टेरिक एब्सेस, पेरिनल एब्सेस, और ये ऊपर वाली क्या थी, सुप्रालिवेटर एब्सेस। तो एब्सेसिस जो है ना इन टाइप्स की हो सकती है। सुप्रालिवेटर मीन्स लिवेटर मसल है तो इसके ऊपर एब्सेस पड़ी हुई है। इंटरस्फिंक्टेरिक मीन्स के दोनों इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर के दरमियान में पोर्शन में पड़ी हुई है। स्क्लेरोरेक्टल इस एरिया में पड़ी हुई है। पेरिनल, पेरिनल एब्सेस पड़ी हुई है। ठीक है, ये बाहर से फील भी हो जाती है, सबक्यूटेनियसली सॉफ्ट आपको मैस फील होता है। ठीक है, लोकेशन स्क्लेरोरेक्टल एब्सेस की रिलेटेड टू द एनल कैनाल है। क्यों बनती है वहां पे? क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा अच्छी नहीं है। कॉमन काजेज क्या है? उस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है। एक्सटेंशन कहाँ हो सकती है? इंटरस्फिंक्टेरिक एक्सटेंशन हो सकती है। कॉजेज क्या हो सकती है? ट्रॉमा, क्रॉन्स डिजीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? पेशेंट को पेन होगी, स्वेलिंग होगी, फीवर होगा, और पेन जो है बायलेटरली भी जा सकता है। जब भी एब्सेस हो उसका क्या करना जरूरी होता है? उसको ड्रेन करना जरूरी होता है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में हमें वहाँ पे एरिया टेंडर मिलेगा, डेफिनेटली इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, और एब्सेस जो होती है वो फ्लूइड साइड मटेरियल आ चुके तो बहुत सॉफ्ट होगा, डिस्चार्ज में मिल सकता है आपको। ठीक है, इन्वर्टेड मैस भी फील हो सकता है क्योंकि एब्सेस बोगी बोगी सी फीलिंग अगर आपको मिलती है। पैरेक्टल एग्जामिनेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पैरेक्टल एग्जामिनेशन इस पेशेंट के अंदर पेनफुल भी हो सकता है क्योंकि अंडरलाइन पेशेंट क्या पड़ा हो सकता है? फिशर। फिशर, क्योंकि फिशर से काम शुरू हुआ था ना। फिशर ने क्या कर दिया था वहां पे, खुरश, हमारे यहाँ पे जख्म हो जाए तो अगर हम लोग काम करते रहे पानी के अंदर, जख्म को क्या होने का खदशा है? खराब होने का। तो वो वाला फिशर किस जगह पे, वो वाला जख्म किस जगह पड़ा हुआ है? बॉडी के सबसे गंदे एरिया पे, वहां से स्टूल गुजरता है ना। पेशेंट रोजाना स्टूल पास करना है तो उस एरिया में इंफेक्शन होने का खर्चा ज्यादा है। इस वजह से फिशर को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। फिशर कैन लीड टू एब्सेस। तो फिशर कैन लीड टू एब्सेस, तो पेशेंट को पैरेक्टल एग्जामिनेशन बड़ा पेनफुल है तो हो सकता है अंडरलाइन फिशर पड़ा हुआ हो। तो पेशेंट की सर्जरी करने से पहले क्या काम करना जरूरी है? एमआरआई करवाना जरूरी है, और अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है ये देखने के लिए कि कितना डीप एब्सेस पड़ी हुई है, कितनी दूर तक पड़ी हुई है। जब भी एब्सेस हो उसका ट्रीटमेंट इज इंसिजन एंड ड्रेनेज। ठीक है, इंसिजन एंड ड्रेनेज, आप लोगों ने इसलिए इतनी बात याद रखनी है। वहां पे क्रूशियल इंसिजन देते हैं ऐसे क्रॉस की तरह, और उस एरिया को बाद में पैक कर देते हैं, और बाद में एंटीबायोटिक क्लास भी देनी होती है, मोमेंटल प्लस फ्लैजल या सिप्रो प्लस फ्लैजल। एब्सेस की कम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? वहां पर फिस्टुला बन सकता है, दोबारा हो सकती है, और सेप्सिस में जा सकता है। ऑब्वियसली बात है ना, अगर हम वहां से फिस्टुला को रिमूव नहीं करेंगे वो इन्फेक्शन दोबारा आएगा, दोबारा एब्सेस बनेगी, रीकरेंस। ठीक है, और दोनों स्किन का और एनल किनार की एपिथेलियम का आपस में एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए, उसको क्या कहते हैं? फिस्टुला फॉर्मेशन। ठीक है, और पेशेंट को एब्सेस, बॉडी में कहीं भी एब्सेस हो, उसका ब्लड से रब्ता हो गया तो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन चला गया, उसको क्या कहते हैं? सेप्सिस। सेप्सिस इज अनट्रीटेड। ठीक है,
अच्छा जी, फिर इंपॉर्टेंट एक टॉपिक दैट इज पाइलोनाइडल साइनस। पाइलोनाइडल साइनस क्या चीज होती है, इसमें तस्वीर है मेरे पास। हाँ, हेरी मेल्स, हेरी मेल्स जो होते हैं, मीन्स के जो ये शुरू हुआ था, जो होते हैं ना फौजी, फौजी बैठे रहते हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ियां उनकी ज्यादातर ऑफ ट्रैक जाती हैं। ठीक है, तो पुराने जमाने की सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो मेल जो होते हैं उनका इस एरिया में बाल जरा ज्यादा हो, वो लोग जो ज्यादा बैठ के काम करते हैं, तो और बंदा कंपेयर करे ना, तो ये अलग सी ओपनिंग फील होती है, और वहाँ वो एरिया में गीला गीला फील होता है, तो पाइनेटल साइनस हो सकता है। तो इस साइनस इज ब्लाइंड ट्रैक्ट, ब्लाइंडेड ट्रैक्ट, जबकि फिस्टुलाइज कम्युनिकेट हो गया अंदर जाके तीनों किनारों के साथ कनेक्ट हो गया। तो इसमें आप लोगों को दो वर्ड याद रखने हैं कि हेरी मेल, हेरी पर्सन, फीमेल भी हो सकती है, हेरी जो वहां पे हेयर्स है, और दूसरा एब नॉर्मल, वहां पे वो हम नजर आ रही है कोई ओपनिंग है छोटी छोटी। ठीक है, होता क्या है, जो बाल हैं वो कर्व होते हैं, वो स्किन के अंदर फूकते हैं, फूकने के बाद अंदर जाकर टूट जाते हैं, टूटते हैं तो वो उस एरिया में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। इन्फ्लेमेशन लीड्स टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वो थोड़ा सा फैलता हुआ आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसमें वर्ड क्या याद रखना है कि हेरी मेल है इन ग्रोन हेयर्स की वजह से, जो आपके नेटल क्लेफ्ट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है, आपका हेयर का फॉलिकल इन्फ्लेम होगा, फॉलिकुलाइटिस होगा, उसके नतीजे में जब बाल अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा तो फॉरेन बॉडी रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में रिकरेंट इन्फेक्शन और एब्सेसिस बने। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जिन पेशेंट्स के अंदर हेयर ज्यादा है। दूसरा, प्रोलॉन्ग सिटिंग, स्पेशली कौन लोग, ड्रीम ड्राइवर्स। ठीक है, और ओबेसिटी, ओबेसिटी एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है, वजन ज्यादा। ठीक है, ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है पेशेंट, और एक्यूट एब्सेस के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक मीन्स के थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कोई सिक्रीशंस आती हैं, एक्यूट एब्सेस मीन्स के वहां पे इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ज्यादा मार्ग हो गया है, और वहां पे जो एब्सेस होती है उसका फिर आपको फील अलग एक फील हो जाती है कि ये सॉफ्ट स्वेलिंग है। फ्लक्चुएंट का मतलब होता है कि उसको दबाएं तो वो दब जाती है, ऐसे एक तरफ दबाएं तो दूसरी तरफ फूल जाएगी, जिस तरफ दबाएं जैसे, इसको कहते हैं फ्लक्चुएंट स्वेलिंग। ठीक है, वहां पे प्रोलॉन्ग डिस्चार्ज हो सकता है। क्रोनिक साइनस के अंदर पेशेंट को उस एरिया से हर वक्त कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कोई चीज निकलती महसूस होती जाती है। सीरोसीमिया से क्या मुराद है, जो ब्लड लाइक, सीरम लाइक ब्लीडिंग सी होती जाती है उसको। तो डॉक्टर साहब, कपड़े पहनता हूँ, सलवार के ऊपर ये निशान लगा होता है, तो ये बड़ी दफा पेशेंट इसी तरह आते हैं, ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे ना कपड़ों में खून लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उस एरिया में बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो। डायग्नोसिस यूजुअली क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही हो जाता है। प्रोब करने पे क्या मिलेगा हमें, प्रोब डालने पे क्या मिलेगा, हम्म, कि प्रोब जो है वो डायरेक्टली आपको फील नहीं होगी, जबकि फिस्टुला के अंदर डायरेक्टली प्रोब फील हो सकती है अगर उसका ट्रैक सीधा सीधा है तो। तो एमआरआई इन पेशेंट में भी किया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादातर आपको वहां पे नजर आ जाता है कि ढेर सारे हेयर्स हैं, जो बालों का रुख अंदर की तरफ ही मुड़ा हुआ है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से कुछ नहीं होगा। तो एब्सेस बनी है तो उसको ड्रेन करना है, क्रोनिक साइनस बनी हुई है तो उसको एक्सरसाइज कर देना, उस एरिया को काट के निकाल देते हो, बाद में उसको आपस में जोड़ देते हैं। कॉम्प्लिकेशन वही रिकरेंस हो सकती है, वहां पे अगर इन्फेक्शन पुराना चल रहा है, साइनस पुरानी है, तो वो वाला एरिया हील ना हो आसानी से। दूसरा, आपको पता है नियर दी एनस है, तो अगर पेशेंट अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखता तो ये इन्फेक्शन खराब हो जाएगा। पाकिस्तान से बार बार पहली दफा जाता है ना, सबसे बड़ा मसला क्या होता है उसका,
वॉशरूम जाने का, वॉशरूम जाने का, लोटा लेके जाना था, और जहाज से काम शुरू हो जाता है ना। वहां पे तो ना मुस्लिम शावर है ना आपके पास वो है, तो यार लोटा भी नहीं होता, लोटा आपको अपने खुद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, अगर लंबे अरसे से साइनस पड़ी हो तो इट कैन लीड टू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ठीक है, तो पाइनल साइनस का क्वेश्चन बड़ा जो है वो कॉमनली आ जाता है ध्यान से, ब्लाइंड टैग हेरी मेल सेकस स्पेलिंग पाइनल डिजीज हो सकती है। मिड लाइन क्लोजर हो वहां पे अपने मिड लाइन एक्सचेंज देने में, हेयर मूवर वो उस एरिया पे लेजर काट दो ताकि बाल जो है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए, फोलिकल जल जाए। लेजर क्या करती है, फोलिकल्स को जलाती है, तो बाल रीग्रो होने से रोकती है। ठीक है, और उस एरिया को शेव करके रखो कम से कम। लेकिन शेव करने का नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है कि जो नए बाल आते हैं वो बड़े सख्त आते हैं, वो जब मुड़ते हैं वो ज्यादा फूकते हैं, वो ज्यादा ज्यादा जोर के चुभते हैं। ठीक है, तो लेजर ज्यादा बेहतर तरीका है बाल रिमूव करना। और एब्सेस हमेशा ड्रेन करनी चाहिए क्योंकि एब्सेस कैन लीड टू सेप्सिस। ठीक है, फिर आता होगा कार्सिनोइड ट्यूमर। कार्सिनोइड ट्यूमर जैसे मैंने हम लोगों ने बताया था, कार्सिनोइड ट्यूमर क्या चीज क्रिएट करता है बेसिकली, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन सीरोटोनिन इसके नतीजे में होगा क्या कि पेशेंट को अन्य बार फ्लशिंग होगी, डायरिया होगा, एपिसोडिक हाइपोटेंशन भी हो सकती है जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा में होता है। कार्सिनोइड बेसिकली होती क्या चीज है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। कहाँ से राइज होता है, एंटीरोक्रोमोफिन सेल से राइज होता है। जितने भी मैंने पॉइंट्स ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना, ये एमसीक्यू वाले हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन में आंसर ये वाला होगा। इसकी मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो सकती है और लार्ज इंटेस्टाइन में भी हो सकती है। ठीक है, ये प्रोड्यूस क्या करती है, सीरोटोनिन प्रोड्यूस करता है। सीरोटोनिन के नतीजे के अंदर पेशेंट को फ्लशिंग होती है, डायरिया होता है, एस्थमा लाइक फीचर्स होते हैं, और आपको हार्ट डिजीज हो सकती है, पेशेंट को हार्ट डिजीज। ठीक है, तो वर्ड याद रखना, फ्लशिंग एंड डायरिया। सिनेरियो के अंदर फ्लशिंग एंड डायरिया ढूंढने की कोशिश करनी। ठीक है, अच्छा, अपेंडिक्स का जो कार्सिनोइड होता है वो यूजली कुछ नहीं कहता, वो पता चलता होता है जब उसकी बायोप्सी होती है। पेंडिसाइटिस हुआ, पेंडिसाइटिस बाहर निकली है तो फिर पता चला पेशेंट को हुआ है। तो स्मॉल बाउल का कार्सिनोइड मैंने अगर मेरे को दिया भी हुआ, मैंने तस्वीर भी लगाई थी ये रही। अगर इस तरह बोला आपकी गांठ में से बाहर निकला हुआ, इट कैन लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन। ओवर ऑब्स्ट्रक्शन हो तो पेशेंट को क्या फीचर्स आएंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, वॉमिटिंग स्टार्ट होगी और कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है। और इसका जो मुसीबत है वो पता क्या है, ये मेटास्टेसाइज बड़ी जल्दी होता है। मेटास्टेसाइज जब हो जाएगा लिवर में जाके, लिवर में भी जाके अपना फेंकेगा बहुत ज्यादा, सीरोटोनिन बॉडी के अंदर फेंकेगा। तो सीरोटोनिन की वजह से पेशेंट को फ्लशिंग एंड डायरिया बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, यूएसएमएलई के अंदर इसका क्वेश्चन आता होता है टीआर के साथ। अब टीआर का सिनेरियो कैसे आएगा, तो शाबाश, कौन सा नंबर होता है टीआर के अंदर, टी ड्रग रजिस्ट्रेशन में कौन सा नंबर होता है, पेन सिस्टोलिक, पेन सिस्टोलिक नंबर होता है। क्या है भाई, परमेशन में कौन सा नंबर होता है, इजेक्शन स्टोलिक नंबर होता है। ये जो चार नंबर है ना, ए एस, ए आर, एम एस और एम आर। जो कोई बंदा आपको सोते हुए उठाए ना, उठा के मुझे एम आर का नंबर बताओ, तो उस वक्त भी आपको पता होना चाहिए। समझ गया नहीं, दोहरा दूं, एएस के नंबर, एएस और पीएस के अंदर नंबर होता है इजेक्शन सिस्टोलिक नंबर होता है। एआर के अंदर आपको होता है डायस्टोलिक नंबर होता है। एमएस के अंदर एमडीएम होता है, मिड डायस्टोलिक नंबर होता है। इसके अंदर अर्ली डायस्टोलिक नंबर होता है ईडीएम, और इसके अंदर मिड डायस्टोलिक नंबर होता है। एमआर के अंदर आपको पेन सिस्टोलिक नंबर होता है।
कहाँ पे? 3 वाल है, 3 लीफलेट्स हैं उसकी। इसको इस तरह से याद ना करो, ट्राइकस्पिड को ट्राइकस्पिड ही रहने दो, ट्राइकस्पिड को ट्राइकस्पिड ही रहने दो। ट्राइकस्पिड जो हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान का जो वेल्व है, दिस इज ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, अगर लीफलेट के हिसाब से याद करोगे तो 3 वेल्व जो होते हैं उनके कस्प जो होते हैं वो 3 होते हैं, स्वाइमाइटर होते हैं। ठीक है, उसको इस तरीके से याद नहीं करो, उसमें ट्राइकस्पिड को यही याद रखना है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल का जो दरमियाना वेल्व इज ट्राइकस्पिड। अच्छा जी, पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? पेशेंट को इस तरह की सिम्टम्स होंगी, उसका हम लोग यूरिन कलेक्ट करते हैं, वहाँ पे क्या देते हैं, हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड का लेवल करवाते हैं। दूसरा, क्रोमोग्रानिन ए का लेवल करवाया जा सकता है। और तीसरा, ऑक्टोटेट स्कैन करवाने और सीटी एमआरआई करवाने, ये देखने के लिए कि जो ट्यूमर है वो सिर्फ महदूद है या लिवर तक भी पहुंचा हुआ है। क्यों ये जरूरी क्यों है सारे टेस्ट करवाना? मेटास्टेसाइज अगर हो गया हुआ है तो हमें साथ फिर मेटोस्टेटिन देनी पड़ेगी और साथ कीमोथेरेपी भी देनी। ठीक है, तो यूरिन में क्या देखना है, 5 हाइड्रोक्सी इंडोलिक एसिटिक एसिड। ब्लड के अंदर क्या देखना है, क्रोमोग्रानिन ए, ये है ट्यूमर मार्कर। ट्यूमर मार्कर है, ट्यूमर मार्कर हम लोग कब करवाते होते हैं? रिकरेंस को देखने के लिए, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को देखने के लिए, रिकरेंस को देखने के लिए। ठीक है, यूरिन के अंदर टेस्ट इज 5 हाइड्रोक्सी इंडोलिक एसिड, ब्लड के अंदर इज क्रोमोग्रानिन लेवल, और ऑक्टोटेट स्कैन का जो होती है बेसिकली सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर स्किंटिग्राफी होती है ये। क्योंकि दोनों एक ही तरह के ट्यूमर है ना, वो दोनों न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स है, ये भी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। ठीक है, हिस्टोलॉजी में हमें साल्ट पेपर क्रोमेटिन लाइक वीनस नजर आ सकती है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री पे सिनेप्टोफाइजिन और क्रोमेटोग्रेनिन को पॉजिटिव होता है ये, क्योंकि ये पैथोलॉजी वालों की बात है। पैथोलॉजी में बहुत ही मुश्किल टेस्ट बनाया तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वरना इसको चांसेस कम है। मैनेज कैसे करेंगे? अगर सिर्फ लोकलाइज्ड है, अपेंडिक्स के अंदर है तो अपेंडिसेक्टमी काट देंगे। आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है, तो उस एरिया की रिसेक्शन कर देंगे। ठीक है, और प्लस देखेंगे कि जो एरिया के लिम्फ नोड्स है उनको भी निकाल दिया जाए, क्योंकि ट्यूमर है ना। और अगर ये मेटास्टेसाइज हो गया है तो ट्यूमर को भी निकालो और साथ पेशेंट को ऑक्टोटाइड भी दो। ठीक है, अगर इसकी वजह से पेशेंट को पार्सियाइट सिंड्रोम हो रहा है, बिल्कुल ना। थैंक यू। इसी वजह से पेशेंट को पार्सियाइट सिंड्रोम हो रहा है तो पेशेंट को फिर ऑक्टोटाइड देना है। तो ऑक्टोटाइड को मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ऑक्टोटाइड बॉडी की क्या चीज है, ब्रेक्स है, बॉडी की सारी सिक्रीशंस को ये डिक्रीज करता है। ठीक है, प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है अगर सिर्फ अपेंडिक्स के लेवल पे है। अगर मेटास्टेसाइज हुआ है फिर 50%। ठीक है, जो भी डिजीज मेटास्टेसाइज हो जाएगी डेफिनेटली उसकी फिर प्रोग्नोसिस बैड ही होती है हमेशा। आज के लिए इतना काफी है, कल हम हर शुरू करें।